नमस्कार आप सभी को। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 14 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने देश में बहुत सारी अलग अलग गैंग्स मौजूद हैं और उन गैंग्स के जो कत्ल करने का तरीका या फिर वारदात करने का जो तरीका है वो लगभग सेम है। उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो सभी एक तरह से ही वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस क्राइम सीन को देखकर ये नहीं बता सकती कि ये जो क्राइम है, ये जो वारदात है, ये कौन सी गैंग ने की है। ये तो बात रही आम गैंग्स की। लेकिन आज जिस गैंग की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये गैंग, इस गैंग का जो तरीका है वारदात को अंजाम देने का, वो इतना अलग है कि पुलिस क्राइम सीन को देखते ही बता सकती है कि ये क्राइम, ये वारदात इस गैंग ने की है। गैंग का नाम है बावरिया गैंग। बावरिया गैंग की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बावरिया गैंग का जो कत्ल करने का या फिर क्राइम करने का, चोरी करने का, डकैती करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। कब क्राइम करना है, कहाँ क्राइम करना है, कैसे क्राइम करना है कि क्राइम नहीं करना है, क्राइम करने के दौरान क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्राइम करने के बाद क्या करना है, ये सब कुछ उनका डिसाइडेड रहता है और बाकी सभी तमाम गैंग से एकदम अलग। और हिंदुस्तान में ये पिछले काफ़ी टाइम से चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आज तक इस गैंग को ख़त्म नहीं कर पाई। कई सारी हिंदुस्तान के अंदर कई सारी गैंग्स आई, कई सारी गैंग्स गई, लेकिन ये बावरिया गैंग पिछले काफ़ी टाइम से हिंदुस्तान के अंदर है और अभी भी है और वैसे ही वारदातों को अंजाम दे रही है। पुलिस इस गैंग को नहीं पकड़ पाई और पुलिस के न पकड़ पाने का रीज़न ये है कि जो बावरिया गैंग है, बावरिया जाति के लोग, उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, एक जगह की वो रहियाशी नहीं होती। मतलब वो एक जगह पर नहीं रहती, परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता। वो कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, जहां उनको मौका मिलता है वहीं पर वो अपना आशियाना बना लेते हैं, वहीं पर वो रहने लगते हैं। तो इस वजह से पुलिस को कोई एक सटीक जानकारी नहीं मिलती कि हाँ ये गैंग के ये मेंबर यहाँ पर हैं। इसलिए पुलिस उन तक नहीं पहुँच पाती और उनको नहीं पकड़ पाती। और अगर आप राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी साइड से हैं तब आपने बावरियों का नाम ज़रूर सुना होगा। मैंने बचपन में मेरे में बहुत बावरियों का नाम सुना है। राजस्थान के सीकर इलाके में मैं बड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर खूब सारे आपको बावरिया जाति के लोग दिख जाएंगे। अब वहाँ पर अब कई कई जगह पर तो ऐसा होता है कि बावरिया जाति से लोग डरते हैं, उनको खतरनाक मानते हैं। हाँ, वो होते हैं खतरनाक, लेकिन हमारे वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। हमारे वहाँ पर तो जो बावरिया लोग होते थे, बावरिया जाति के लोग, वो आम लोगों की काफ़ी मदद करते थे। जैसे कभी खेतों के अंदर कई बार जानवर घुस जाते थे, नीलगाय घुस जाती थी, रोज घुस जाते थे। तो इन सब को भगाना नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उनकी रफ्तार दौड़ने की बहुत तेज़ होती है और बाद में वो अटैक भी कर सकते हैं अगर गुस्से में आ गए तो जब मैं छोटा था, हमारे खेतों में अगर ऐसी कभी कोई नीलगाय वगैरह घुस जाती थी तब बावरियों को बुलाया जाता था और उनका शरीर इतना फुर्तीला होता था, इतने तेज वो दौड़ते थे कि वो उन नील गायों को, बड़ी बड़ी रोज को खेत से निकाल कर और कहीं पर भगा देते थे। और एक बार का छोटा सा सीन मुझे याद है कि एक बावरिया जाति के एक व्यक्ति ने मेरे सामने बंदूक से गोली चलाई और जिस चीज़ पर भी वो गोली चलाई वो ऐसी चीज़ दौड़ रही थी, वो एक जानवर था। अब उस जानवर के एकदम सटीक जगह, दौड़ते हुए जानवर के सटीक जगह उसने गोली वो लगी। 500-700 मीटर दूर से वो गोली मारी थी दौड़ते हुए जानवर के ऊपर और एकदम सीधा उसके हार्ट के ऊपर जाकर लगी। ये देखकर सच में मैं भी हैरान रह गया कि भाई इनकी जो शूटिंग की स्किल्स हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। अगर हम इनको ओलंपिक में ले जाएं और हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करें तो ज़रूर ये हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल ला देंगे, गोल्ड मेडल की बारिश कर देंगे। इतना सटीक निशाना होता है इनका। खैर, ये तो बातें हो गई मेरे बचपन की। अब आते हैं हम अपनी कहानी के ऊपर वापस। तो इस कहानी का जो जन्म है, बावरिया गैंग का जो जन्म है, वो हुआ था लगभग 1857 से 1857 साल में, जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश राज था हिंदुस्तान के ऊपर। अब 1857 में एक क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था उनको, कोशिश की थी लेकिन हालांकि कोशिश में कामयाब तो नहीं हुई थी। लेकिन जब वो क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ तो अंग्रेजों ने वैसे सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है अपने साथ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनका एक लिस्ट बना ली कि कौन कौन क्रांतिकारी लोग हैं। अब जिनकी कोई परमानेंट रेजिडेंस है, मान लीजिए ये जयपुर में रहता है, ये दिल्ली में रहता है, ये यूपी में रहता है, ये हरियाणा में रहता है, इन सभी का तो डाटा जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। लेकिन उस क्रांति के अंदर जितने भी ये ट्राइबल लोग थे, बावरिया जाति के लोग थे, जिनका कोई
एग्जैक्ट घर नहीं होता, जिनका कोई रेजिडेंस नहीं होता, इनका कोई भी डाटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं था। तो अब उनका डाटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको पकड़ नहीं सकती थी, उनका पता नहीं कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। तो ब्रिटिश राज ने एक चाल चली, ये बात थी 1857 की, और 1871 में 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया, एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया। उस लॉ के तहत जो भी लोग, जिसकी भी कोई पक्की रिहाइश नहीं है, कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, और वो ऐसे घुमंतु जाति का है, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर, इन सब को क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि अगर किसी भी ब्रिटिश राज के ऑफिसर को, ब्रिटिश राज के सोल्जर को कोई भी घुमंतु जाति का लोग दिखे, कोई व्यक्ति दिखे घुमंतु जाति का, तब वो उसको पकड़ सकते थे, उसको अरेस्ट कर सकते थे, उसको जेल में डाल सकते थे, यहाँ तक कि उसको मौत के घाट भी उतार सकते थे। इस रूल के आने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये सारी जो शक्तियाँ हैं वो आ चुकी थी। अब यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ ट्राइबलों के पास साथ, घुमंतु जातियों के साथ, और घुमंतु जातियों के अंदर, ट्राइबल जातियों के अंदर ये बावरिया जाति भी आती है। तो बावरिया जाति ने भी उस दौरान काफ़ी जुल्म सहा, काफ़ी अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर काफ़ी जुल्म ढाया। अब साल आता है 1947, और इस साल को ब्रिटिश राज भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत को आज़ादी मिल जाती है। अब जैसे ही आज़ादी मिली, कुछ कानून जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे उनको बदला गया, और उस बदलने में सबसे पहले जो ये क्रिमिनल कैटेगरी में डाला गया था ट्राइबल लोगों को, घुमंतु जातियों को, इनको बाहर निकाल कर और एक नॉर्मल कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि अब से ये कोई भी क्रिमिनल नहीं थे, जितने भी घुमंतु जाति के लोग थे। लेकिन यहाँ तक काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी जुल्म घुमंतु जातियों ने सह लिया था, उनकी जो माइंड सेट है वो एकदम चेंज हो चुका था, उनका गुस्सा था सरकार के प्रति, नॉर्मल आम जनता के प्रति। तो हालांकि उनको क्रिमिनल कैटेगरी में से निकाल तो दिया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने तो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि हम अब नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जिएंगे, हम अब क्राइम का रास्ता चुनेंगे। इतने दिन इन्होंने हम पर जुल्म ढाया है, अब हम इनके ऊपर जुल्म ढाएंगे। अब जो बावरिया जाति है उसकी शुरुआत हुई थी, कहते हैं कि यहाँ से ओरिजिन हुआ था, लगभग 300 साल पुरानी बावरिया जाति है। तो ओरिजिन हुआ था चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में सबसे पहली बार बावरिया जाति का ओरिजिन हुआ, उसके बाद में भरतपुर, यूपी, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में खासकर ये बावरिया जाति फैलती गई। अब क्योंकि इस बावरिया जाति का कोई भी ठिकाना नहीं था, पक्का ठिकाना नहीं था, ये इधर से उधर जाती रहती, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर, ये जगह चलेगी, यहाँ पर आशियाना बना लिया, खास करके गाँव के बाहर, रेलवे ट्रैक्स के साइड में, शहरों के बाहर, ऐसे जगह को वो अपना ठिकाना बनाते और यहाँ पर अलग अलग जगह पर वो ठहरते रहते, अलग अलग जगह अपना घर चेंज करते रहते। तो कुछ जो बावरिया जाति के लोग थे उन्होंने सोचा कि हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपना ठिकाना चेंज करते रहते हैं तो पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी इतनी आसानी से, और हम अगर कोई क्राइम भी कर देंगे तो भी हम पुलिस से बचे रहेंगे। तो कुछ लोगों ने ये सोचकर क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। तो अब बावरिया जाति की एक गैंग बन चुकी थी, बावरिया गैंग, और इस गैंग से धीरे धीरे इन्होंने अपना क्राइम करना शुरू किया। थोड़े दिनों बाद ही जो बावरिया जाति का खौफ था वो चारों तरफ हो चुका था। बावरिया जाति के लोगों से, बावरिया गैंग से लोग काफ़ी डरने लगे थे, क्योंकि जब भी ये कोई वारदात करते, उस वारदात को करने का जो जैसे करते वो वारदात, वो बहुत ही खतरनाक था। आगे बताऊंगा मैं आपको। अब ये तो बात हो गई ये कैसे बावरिया जाति से बावरिया गैंग के अंदर तब्दील हुई। हालांकि सभी बावरिया जाति के लोग बावरिया गैंग में नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो बावरिया गैंग में हैं। तो अब बात करते हैं इनके कुछ स्पेशल क्राइम करने के तरीकों के बारे में। और जो बावरिया जाति के लोग हैं, बावरिया गैंग के जो लोग हैं, ये धर्म के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं, अपने देवी देवताओं को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, अंधविश्वास इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जब भी कोई क्राइम करने जाते हैं, कोई वारदात को अंजाम देने जाते हैं, उससे पहले ये एक बकरी लेते हैं और उस बकरी को अपनी कुल देवी के मंदिर में ले जाते हैं, और उस बकरी को कुल देवी के मंदिर के सामने लाकर छोड़ देते हैं एकदम फ्री। अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो वो बकरी मंदिर की तरफ आगे जाएगी, या फिर वो बकरी मंदिर से दूर यानी कि पीछे आएगी। अब आगे गई तो ठीक, और अगर पीछे आई तो गलत। अब अगर बकरी आगे जाती है, ये ठीक इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि जो माता है, जो कुलदेवी माता है, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है, और कुलदेवी माता ने कह दिया है कि हाँ जाओ और सफलता प्राप्त करके वो वापस आओ।
और अगर वो बकरी वापस आ जाती है यानी कि ये टाइम सही नहीं है, अपशकुन है ये, और इस वक्त हमको कोई भी क्राइम करने नहीं जाना चाहिए। माता का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं है। तो अगर वो बकरी आगे चली जाती यानी कि वो वारदात करने जा सकते हैं, और अगर वो बकरी पीछे चली जाती तो वो बकरी को अपने साथ लेकर वापस चले जाते। अगले दिन फिर उस बकरी को लेकर आते, आगे पीछे देखते, और अगर उस दिन भी वो पीछे चली जाती तो वो वापस बकरी को लेकर चले जाते। ऐसे वो आगे लाते रहते, और जब तक वो बकरी आगे नहीं जाती वो कोई भी क्राइम करने नहीं जाते। अब जब भी वो क्राइम करने जाते कहीं पर, तो उनके क्राइम पर निकल जाने के बाद में, यानी कि वो क्राइम करने निकल गई, उसके बाद से उस जो ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं वो साथ बैठती और एक हवन करती रहती है, एक तरीके से पूजा करती रहती, पूजा पाठ करती रहती, ताकि जो भी वो वारदात करने गए हैं वो सही सलामती से वारदात को अंजाम देकर वापस आ जाए। अच्छा, अब ये जब वारदात करने निकलती तो इनकी 2-3 अलग अलग टीम्स निकलती वारदात करने। और अब इन टीम की भी एक खासियत थी, इस टीम के अंदर कोई भी ओड नंबर में लोग नहीं जाते थे, यानी कि जो टीम के मेंबर्स की संख्या है वो हमेशा इवन नंबर के अंदर होती थी। मतलब 2, 4, 6, 8, 1, 3, 7, 5, 7, 11, 13 ऐसी टीम के मेंबर्स इतने नहीं होते थे। इसको अपशकुन मानते थे वो। तो हमेशा जितनी भी टीम होती उनके अंदर या तो 2 होते, 4 होते, 6 होते, 8 होते, इतने कुछ ऐसे लोग होते। अपने इलाके से वो क्राइम करने के ही दूसरे इलाके में चले गए। अब वो दिन में ही क्राइम करने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सबसे पहले वो उस जहाँ पर भी उनको क्राइम करना है उस पूरे एरिया की एक तरह से रेकी करते कि कहाँ पर कौन सा घर है, कौन से घर में हमको वारदात को अंजाम देना है, कौन सा घर हमको चुनना है। अब इनका घर चुनने में कि हमको कौन से घर में चोरी करनी है, इसमें भी इनके कुछ उसूल थे, इनके भी कुछ रूल थे। सबसे पहले तो जो घर है वो एक कॉलोनी के या फिर एक जगह के कोने में होना चाहिए। जो घर कोने में होगा उसको सबसे पहला वो टारगेट बनाएंगे। और अगर उस घर के पास अगर कोई घर कोने में है और कोने के साथ साथ उस घर के आसपास कोई पेड़ है, यानी कि 100% श्योर वो उसी घर में चोरी करेंगे। क्योंकि जो बावरिया गैंग के लोग होते हैं वो काफ़ी फुर्तीले होते हैं और वो पेड़ के ऊपर चढ़कर उस घर के अंदर आराम से दाखिल हो सकते हैं। उनको कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी गेट वेट चढ़कर उनको नहीं कूदना पड़ेगा। वो पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी माहिर होती हैं, काफ़ी फुर्तीला शरीर होता है उनका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब क्योंकि वो दिन में ही पहुंच जाते हैं वहाँ पर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, तो वो पूरे दिन उस घर की रेकी करते हैं। उस घर में बार बार भिखारी बनकर जाते हैं, ऐसा देखने के लिए कि कौन कौन घर में रहता है, घर का नक्शा क्या है, घर में बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, ये सारा सब कुछ वो रेकी करते रहते पूरे दिन। कभी किसी रूप में, कभी भिखारी बनकर जाते, कभी कोई बाबा बनकर जाते, कभी कोई कूड़ा कचरा लेने जाते। तो ऐसे करके वो पूरे दिन घर की रेकी करते हैं। अब शाम हो गई। शाम होने के बाद में वारदात को अंजाम देने से पहले वो अपने पास के सिनेमा हॉल में जाते और वहाँ पर एक पिक्चर देख कर आते। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती, लेकिन हमेशा वो वारदात को अंजाम देने से पहले अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाकर एक पिक्चर देखते। पिक्चर देखने के बाद में वो वापस जिस घर में उनको वारदात करनी है वहाँ पर पहुँचते। वहाँ पर पहुँचने के बाद में उस घर के ही आसपास कोई एक ऐसी जगह ढूंढते जहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो, जहाँ पर रोशनी कम हो, जहाँ पर इतनी आसानी से कोई देख ना सके। वो उस जगह पर जाते और उनके बदन के ऊपर जितने भी कपड़े हैं वो सारे कपड़े निकाल देते, केवल एक कच्चा पहन के रखते, बाकी बनियान, पैंट, कमीज सब कुछ निकाल देते। और कपड़े निकालने के बाद में अपने पूरे शरीर के ऊपर वो तेल लगाते, भर भर के तेल, और शरीर को एकदम चिकना कर लेते। अब उनका ऐसा करने का जो रीज़न था वो ये था, क्योंकि अगर वो कपड़े पहन के रखेंगे तो अगर किसी ने हाथ मारा तो हो सकता है कि वो उस बंदे के कपड़े हाथ में आ जाएं और वो पकड़े जाएं। अब अगर कपड़े नहीं होंगे तो उनको पकड़ना, उनको दबोचना बहुत ही मुश्किल होगा। साथ में अगर उन्होंने अपने शरीर के ऊपर तेल लगा लिया तो चिकनाहट और भी बढ़ जाएगी, और अगर वो पकड़ में भी आ जाते हैं तो वो जल्दी से छूट कर भाग सकते हैं। तो इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतारते और जितने भी पूरे शरीर पर वो तेल लगा लेते। पूरे शरीर पर तेल लगाने के बाद में वो उस घर के अंदर घुस गए। अब घर में घुसने के बाद भी यहाँ पर भी उनके कई उसूल थे। मेनली 3 उसूल थे। सबसे पहले तो घर में चाहे से कितनी ही कैसी भी चीज़ें हों, लेकिन वो घर से केवल कैश यानी कि नगद पैसा चुराएंगे और जेवर चुराएंगे, ज्वेलरी चुराएंगे। इन 2 चीज़ों के अलावा वो किसी भी तीसरी चीज़ के ऊपर अपना हाथ नहीं मारेंगे। केवल 2 चीज़ें ही वो चुराएंगे। और अगर वो किसी तीसरी चीज़ चुराते हैं तो उनका मानना है कि माता नाराज़ हो जाएगी, माता का श्राप लग जाएगा और माता गुस्सा हो जाएगी, तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो केवल ज्वेलरी चुराते और कैश पैसे चुराते। इसके अलावा जब भी
वो घर में कोई भी क्राइम करने जाते, कोई भी चोरी डकैती करने जाते, तब वो अहिंसा के साथ कभी भी चोरी नहीं करते, अहिंसा के साथ चोरी नहीं करते। मान लीजिए किसी घर में वो चोरी करने गए, चोरी करने के दौरान जितने भी उस घर के सदस्य हैं, मान लीजिए 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्यों ने चुपचाप अपने जितने भी गहने हैं, जितने भी पैसे हैं, वो उनको निकाल कर दे दिए, तो वो चुपचाप उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। उस घर के अंदर जितने भी शख्स हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबको वो मार डालेंगे, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस घर में, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक किसी को मारेंगे नहीं, जब तक किसी की बलि नहीं चढ़ाएंगे, तब तक जो माता है वो खुश नहीं होगी। जब हिंसा करेंगे तब ही माता खुश होगी। इसलिए जिस भी घर में वो चोरी करने जाते हैं, उस घर में वो सभी को मार देते हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो सबको। अच्छा, अब यहाँ पर मारेंगे किससे? हथियार से। तो जब वो अपने घर से निकलते हैं तब वो कोई भी हथियार अपने साथ लेकर नहीं निकलते, वो निहत्थे अपने घर से निकलते हैं। उनको जहाँ पर वारदात करनी होती है उस घर के आसपास ही वो कोई हथियार ढूंढ लेते हैं। कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, कोई लोहे की रोड मिल गई, कोई हथौड़ा मिल गया, कोई ईंट वगैरह मिल गई, तो इन सभी चीज़ों से ही वो हमला करते हैं। कोई भी अपने साथ पहले से बनाया हुआ हथियार लेकर वो नहीं चलते हैं। अच्छा, अब घर में उन्होंने चोरी कर लिया। अच्छा, अब वो सबको मारते क्यों हैं घर में? उनका मारने का रीज़न एक ये भी है ताकि चोरी करने के बाद में जल्दी से कोई पुलिस को फ़ोन ना करे, अपने पड़ोसियों को फ़ोन ना करे, रिश्तेदारों को फ़ोन ना करे। अब अगर किसी को छोड़ दिया जीवित, तो उनके जाने के बाद तुरंत ही वो किसी को फ़ोन कर देगा, पुलिस को कर देगा। तो हो सकता है कि जो गैंग के लोग हैं वो पकड़ ही जाए। अब अगर वो सबको मार देंगे तो उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी फ़ोन नहीं करेगा, और उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा और वो तब तक काफ़ी दूर जा चुके होंगे। और ये मारते भी, जब मारते हैं किसी को तब पीछे से सर पर वार करते हैं। जो भी इनके पास हथियार होता है उससे ज़ोर ज़ोर से सर पर वार करते हैं और बुरी तरीके से सर को कुचल देते हैं। अब एक नियम और इनका घर में, जहाँ पर भी ये चोरी करेंगे उस घर में ये शौच करेंगे, पेशाब करेंगे, टॉयलेट करेंगे, और टॉयलेट करने के बाद ही उस घर से निकलेंगे। उनका मानना ये है कि वहाँ पर टॉयलेट कर देंगे तो जो वो घर है वो अशुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध नहीं रहेगा। ये भी कुछ इनका मानना है। अच्छा, अब चोरी करने के दौरान एक एरिया में ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2-3 अलग-अलग ग्रुप्स आते हैं, 2-3 अलग-अलग टीम आती है। तो अगर किसी एक टीम के ऊपर किसी एक टीम को किसी ने मतलब देख लिया, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने आवाज़ लगा दी, किसी ने शोर मचा दिया, तो वो एक टीम, अब क्योंकि वो उनका आसपास का एरिया नया है, उनको तो ऐसा तो कोई जगह तो डिसाइडेड रहती नहीं है उनकी कि यहाँ पर मिलना है हम सभी को, अगर कोई दिक्कत होती है तो जब भी कोई भी उनकी एक टीम पकड़ी जाती है तो वो एक टीम ज़ोर ज़ोर से कोयल की आवाज़ निकालती है। अब वो कोयल की आवाज़ निकालती है, अगर कोई आम आदमी सुनेगा उसको, गैर बावरिया जाति का सुनेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये आवाज़ किसकी है, उसको लगेगा कि नॉर्मल कोयल की आवाज़ है। लेकिन जो बावरिया गैंग के लोग हैं उनको पता रहता है कि ये उनके ही साथी की आवाज़ है, और वो कोयल की ही आवाज़ में कुछ ऐसा कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर मिलूंगा, हमको देख लिया है, पकड़ लिया है, या फिर जो भी बात उनको कहनी होती है। एक तरह से वो कोड वर्ड में बात करते हैं, और बाद में जितने भी गैंग के मेंबर्स हैं वो एक जगह के ऊपर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अब इनकी एक और खासियत है, ये 2-3 अलग-अलग टीम आई एक एरिया में चोरी करने, एक गांव में चोरी करने। तो जब तक ये एक साथ सारे नहीं हो जाते, मतलब एक जगह पर जहाँ पर भी इनको मिलना है वहाँ पर सारे टीम के लोग ना पहुँच जाते, उससे पहले ये नहीं निकलते। यानी कि ये पीछे किसी को भी छोड़कर नहीं निकलते, जितने आए थे उन सभी को अपने साथ लेकर ही वापस जाते। ये इनका उसूल था। तो ये कुछ इनके सारे उसूल रहते हैं। बाद में चोरी करने के बाद में, वारदात डकैती सब कुछ करने के बाद में कुछ दिनों तक अपने गांव चले जाते और वहाँ पर चुपचाप रहते, और कुछ दिनों बाद में वही प्रोसेस फिर से रिपीट करते। सबसे पहले वो बकरी को ले जाते कुलदेवी माता मंदिर के सामने, बाद में वहाँ पर वो अगर बकरी आगे जाती तो वारदात करने जाते, अगर पीछे जाती तो नहीं जाते, और वारदात करने के दौरान हथियार साथ में ले जाते, वहाँ पर कोई छोटा मोटा हथियार बना लेते, कपड़े खोल कर जाते, शरीर पर पूरा तेल लगा लेते, वारदात करने से पहले वहाँ पर पिक्चर वो देख कर आते, और वारदात करने के दौरान पैसे और जेवरात के अलावा वो कुछ भी नहीं चुराते। घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सभी को मार देते। बाद में वारदात करने के बाद में वो वहाँ पर सोच करके उस जगह से निकलते, और सभी जितने भी मेंबर्स थे वो एक साथ निकलते। तो ये कुछ कहानी थी बावरिया गैंग की, जो कि एकदम अलग है किसी भी आम गैंग से। अब पुलिस की जो सबसे बड़ी मुसीबत की भाई, अब ये इन्होंने वारदात कर दी, अब ये भाग गए, अब इनको कहाँ पर पकड़ते रहेंगे, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर ना तो उनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही उनका कोई ऐसे जो होता है ना रजिस्टर्ड है, ना उनको आधार कार्ड वगैरह कोई पहचान भी नहीं होती, तो उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पुलिस को कोई ना कोई एक्शन तो वहाँ पर लेना पड़ता है। तो जो भी इनके गांव होते हैं, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर, ऐसे गांव में जहाँ पर
बावरिया, बहुत सारे बावरिया गैंग के लोग रहते हैं, बावरिया जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर पुलिस जाती है और कहते हैं कि वहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं बावरिया जाति के लोगों के, उन बच्चों को उठा कर ले आते हैं, उनको मारते पीटते हैं और 5-7 दिन बाद में उनको मार कर उनकी लाश फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जुल्म भी होता है, लेकिन जो जुल्म है वो जो जैसे कारनामे अभी वो करते हैं उसकी वजह से ही उनके ऊपर जुल्म होता है। और सरकार ने भी कई बार कोशिश की कि जो बावरिया गैंग है, जो बावरिया जाति है, उसको एक नॉर्मल ट्राइबल जाति से हटकर एक मेन स्ट्रीम जाति में ले आए। कई बार कई अलग अलग तरीके की ऐसी स्कीमें सरकार लेकर आई, लेकिन कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुई। और आज के दिन लगभग 10 से 12 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है ट्राइबल की, गुमंतु लोगों की। तो और 300 साल पुराना इनका इतिहास है। तो दोस्तों यही थी कहानी एक स्पेशल हिंदुस्तान की बावरिया गैंग के बारे में। कैसी लगी? शायद इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ठेरान नाम है उस मूवी का। अगर आपको और भी डिटेल में और भी देखना है तो वो आप मूवी भी देख सकते हैं। मैंने पढ़ा था कहीं पर, वो ठीक अच्छी मूवी थी शायद। तो ये थी दोस्तों कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अपना प्यार ज़रूर लाइक के जरिए दिखाते रहना, और ऐसी और भी क्राइम की कहानी सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अगली क्राइम की कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।